मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। नई तालिबान कैबिनेट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के बड़ी संख्या में शामिल किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने जताई चिंता। भारत ने कहा, आतंकियों और उनको पनाह देने वाली ताकतों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उठाना चाहिए कड़ा रुख। एनएसए अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पड़ोस में बदलती परिस्थितियों पर की विस्तार से चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार के निर्णय को सही करार दिया। अदालत ने कहा, सरकार ईडी निदेशक के कार्यकाल को असाधारण परिस्थितियों में बढ़ाने के लिए है अधिकृत। भाजपा ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की सूची की घोषणा की। धर्मेंद्र प्रधान यूपी में, प्रहलाद जोशी उत्तराखंड में, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब के होंगे प्रभारी। अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए बीसीसीआई करेगा टीम की घोषणा। 24 अक्टूबर को पहले मैच में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार की औपचारिक घोषणा कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस वार्ता कर अंतरिम सरकार का ऐलान किया। उनके अनुसार मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। मुल्ला हसन पिछली तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। वो तालिबान के गढ़ कंधार के रहने वाले हैं। तालिबान की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री होंगे, जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम शामिल हैं। मुल्ला बरादर दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने ही अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मुल्ला अमर के बेटे मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी कार्यवाहक सरकार में गृह मंत्री होंगे। आमिर खान मुत्तकी विदेश मंत्री होंगे। सरकार को अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का नाम दिया गया है, जिसके सर्वोच्च नेता तालिबान प्रमुख मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंजादे रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के जरिए स्थिति को फिर से पटरी पर लेकर आया जा सकता है। एंटोनियो गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि नागरिकों के खिलाफ हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। अफगानिस्तान में अभी भी संकट की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में आज अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की। जनरल निकोलाई पेत्रुशेव अफगानिस्तान पर उच्च स्तरीय भारत रूस अंतर सरकारी परामर्श के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर है। ये वार्ता 24 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद हुई। अपनी यात्रा के दौरान निकोलाई पेत्रुशेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग को संबोधित किया। अपने संबोधन में तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंकवाद के लगातार कृत्य और आतंकवादी समूहों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए श्रृंखलाबद्ध चुनौतियां पेश कर रहा है। Acts of terrorism and expansion of terrorist groups continue to pose serious challenges to maintenance of international peace and security.
The External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, in his address to the Council earlier this year, had presented 8 principles to counter terrorism. The Council needs to have zero tolerance to non-state terror actors and their sponsors. Equally important is to end the stalemate and expeditiously adopt a comprehensive convention on international terrorism. विभूति ने कहा कि सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद की निष्पक्षता में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, न्याय संगत और प्रभावी होने के लिए परिषद को वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिनिधि होना चाहिए। Much of the problems relating to Security Council decisions stem from one important fact, which is that the Security Council is not truly representative of the contemporary world. As Prime Minister Modi said in his address to the 75th UNGA last year, reform in the responses, in the processes, and in the character of the United Nations is the need of the hour. The world today is significantly different from 1945. And if the member states have to truly believe in the impartiality of the Security Council, it must take decisions based on certain impartial yardsticks. The Council has to be representative of the current realities to be credible, legitimate, and effective. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि महामारी से सफलतापूर्वक उभरने के लिए टीकाकरण मानवता के लिए सबसे अच्छी उम्मीद है। Vaccination is the best hope for humanity to emerge successfully from the pandemic. India has shared its experiences and expertise and resources with the global community in this collective battle. Madam President, 2021 has been a defining moment in the history of the world. We remain committed to upholding the rules-based international order underpinned by international law, premised upon respect for the sovereignty and territorial integrity of all member states, resolution of international disputes through peaceful negotiations, and free and open access for all to global commons. और अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार और उससे होने वाले बदलाव, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने जिन बातों को रखा, इन पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व राजदूत मंजीव पुरी जी। पुरी साहब, सबसे पहले तो पड़ोस के मुल्क में एक अंतरिम सरकार, उस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम ऐसे मंत्री वो हैं जो अमेरिका की लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं, जो तमाम हमलों में शामिल रहे हैं, अपना एक आतंकी इतिहास इनमें से कईयों का है। ऐसे में भारत आज की तारीख में जब एनएसए की मुलाकात रूस के एनएसए से होती है, भारत उन देशों में रहा। 3 हफ्ते पहले जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तो भारत ने अपने दूतावास को बंद किया, लेकिन रूस और कई ऐसे देश रहे, पाकिस्तान जैसे देश, जिन्होंने अपने दूतावास को नहीं बंद किया। इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मुलाकात को बहुत अहमियत से देखता हूँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंतावशक बात ये है कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप कहिए अपनी बात। अच्छा, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंतावशक बात ये है कि अफगानिस्तान दोबारा जैसे 20 साल पहले था, टेररिज्म का एक हब ना बन जाए, और सिर्फ अपने यहाँ से टेररिज्म नहीं, ग्लोबल टेररिज्म को पनपना देने के लिए जगह ना बने। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जो उनकी सरकार बनी है, इसके कोई आसार अच्छे नहीं लग रहे। कम से कम 2 लोग हैं, एक यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में है और एक अमेरिकन लिस्ट में है, जो भी बिल्कुल बड़े, सबसे बड़े आतंकवादी हैं, लोग हैं, उन लोगों के नाम भी। इसलिए हमारे लिए चिंताजनक। लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ रीजनल और इंडिया के लिए इशू नहीं है। और इसीलिए रूस, जिनकी तालिबान के साथ संबंध है, उनकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी है काबुल में, लेकिन वो भी समझते हैं कि आतंकवाद से कितना बड़ा, इतना सारे रीजन में और ग्लोबली कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अमेरिकन CIA के हेड भी यहाँ पर इंडिया आए, वो भी इस बात को समझते हैं। रशियन भी आ रहे हैं यहाँ पर, हमसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अहमियत की है, और किसी भी हालत में हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो भी सरकार बने वहां पर काबुल में, चाहे तालिबान उसकी लीडरशिप करे, मैं तो मानता हूं कि सरकार को इंक्लूसिव होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार ऐसी होनी चाहिए कि अपने एक्शन से डेमोन्स्ट्रेट करे कि आतंकवाद के साथ उनका कोई लेना देना है।
जी मंजीत पुरी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस खबर को ले लें, उसके बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे अफगानिस्तान के मसले पर। एनडीए में महिला अभ्यर्थियों को भी मौका दिए जाने के मामले में केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया है कि कोर्ट के आदेश पर अगले साल से अमल किए जाने की अनुमति दे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में हलफनामा दायर करे, जिस पर कोर्ट विचार करेगा। हाल ही में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को मौका नहीं दिया जाना उनके साथ भेदभाव है और सरकार इस साल से ही एनडीए में महिलाओं को भी शामिल होने का प्रावधान करे। विकास सारथी इस पूरी खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। विकास, महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर, साथ ही साथ बहुत से एक तरह से एक बड़े बदलाव के रूप में इसे देखा जाए, एनडीए में महिलाएं भी अब हिस्सा लेंगी। जी ऋतु, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपना जो मत था वो सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है कि वो तैयार हैं महिलाओं को भी इसमें मौका देने के लिए एनडीए की परीक्षा में। लेकिन एक चीज यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है, वो ये की है कि क्योंकि इस बार परीक्षा के लिए लगभग सारे इंतजाम पूरे हो चुके हैं, तो इस साल कम से कम एग्जेम्पशन मिले केंद्र सरकार को और अगले साल से इस जो पूरी परीक्षा होती है एनडीए की, उसमें महिलाओं के लिए सीटें आवंटित की जाएंगी। इस संबंध में कोर्ट ने ये कहा कि जो बात सरकार कह रही है उसको एक हलफनामे के तौर पर रखे और कोर्ट विचार करेगा कि क्या इस फैसले को टाला जा सकता है 1 साल के लिए अमल करने पर। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर अब ये केंद्र ने भी कह दिया है कि वो महिलाओं को एनडीए में मौका दिए जाने के पक्ष में है। इससे पहले ऋतु, जब ये मामला आया था तो कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो अभी तक व्यवस्था है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और खास तौर से जबकि सुप्रीम कोर्ट कुछ साल पहले एक फैसले में ये कह चुका है कि महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए, ना कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाए। परमानेंट कमीशन की हकदार महिलाएं भी हैं। उस फैसले के बाद एनडीए में महिलाओं को अनुमति ना देना ये तर्कसंगत नहीं है और इसी राय पर कायम रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखाया था कि महिलाओं को जो एक रिप्रेजेंटेशन है एनडीए में वो मिलना चाहिए। और इस पर आज केंद्र सरकार ने भी अपनी जो औपचारिक रूप से अपनी जो सहमति होती है वो कोर्ट के सामने रख दी। जी विकास, ये भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला कितना लंबा चला कोर्ट में? देखिए, इसमें ये जैसे ही मामला, इसको लगभग आप कह सकते हैं कि साल भर से ज्यादा हो गया था, क्योंकि जब परमानेंट कमीशन का मामला आ गया था जिस पर कोर्ट ने ये कहा था कि परमानेंट कमीशन महिलाओं को मिलना चाहिए, उसके बाद से ही इस बात की भी मांग होने लगी कि जो एनडीए की परीक्षा है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उसमें महिलाओं के लिए सीट होनी चाहिए। और जैसे ही परमानेंट कमीशन को लेकर के फैसला आया, उसी के आधार पर ये एक नई मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। इस पर सुनवाइयां हुई। पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनकी राय जानने की कोशिश की, 1-2 मौकों पर सुनवाई हुई, लेकिन जिस दिन कोर्ट ने फैसला लिया उस दिन कोर्ट ने ये कहा कि अब इसमें बहुत ज्यादा कोई बहस की बात बचती नहीं है, जबकि हम परमानेंट कमीशन के फेवर में एक जजमेंट दे चुके हैं, तो एनडीए में महिलाओं को अनुमति क्यों नहीं दी जाए। और कोर्ट ने उस दिन ये आदेश पारित कर दिया था कि केंद्र सरकार को तैयारियां करनी चाहिए कि इस साल वो एनडीए में विमेन कैंडिडेट को भी अलाउ करे। तो इस पर जैसे ही फैसला हमने परमानेंट कमीशन का देखा, उसके बाद से ही ये एनडीए में महिलाओं को अनुमति देने का जो मामला था वो कोर्ट के सामने आया और इस पर कुछ एक बार सुनवाई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। विकास ने अभी हमें बताया एक बड़ा फैसला है, एनडीए में महिला अभ्यर्थियों को भी शामिल होने के लिए सैद्धांतिक रूप से केंद्र सरकार तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर अभी केंद्र सरकार का कहना है कि इस साल इस निर्णय को शामिल न करते हुए अगले साल से इसे शुरू किया जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इसको भी अपनी इस दलील को एक हलफनामे के तौर पर उनके सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर लौटेंगे, हम अफगानिस्तान के मसले पर बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं मंजीत पुरी, पूर्व राजदूत। मंजीत साहब, एक बार फिर आप पर लौटते हैं अफगानिस्तान के ही मसले पर, जहां हम बात कर रहे थे कि भारत के लिए हम जब खतरों को देखते हैं, भारत ने बहुत साफ किया है कि वहां से सुरक्षित अपने नागरिकों को निकालना, मानवता को लेकर मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ किसी तरह का कोई कृत्य ना हो, उसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए भारत खड़ा है लगातार। और अफगानिस्तान की जमीन कम से कम भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ न इस्तेमाल हो, इसके लिए भारत ने बहुत साफ अपना पक्ष रखा है। इन तमाम बातों को देखते हुए क्या मंजीत साहब ये लगता है कि भारत के लिए अब ये निर्णय लेना
थोड़ा जरूरी होता जा रहा है, जहां भारत एक लंबे समय से वेट एंड वॉच की भूमिका में रहा है? देखिए, भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे रिश्ते हैं। सबसे ज्यादा अहम रिश्ता है लोगों का रिश्ता, और अफगानिस्तान के लोगों के प्रति मैं मानता हूं भारत के लोगों का और अफगान लोगों का भारतीय लोगों के प्रति एक दोस्ती का रिश्ता है, एक किस्म का पुराना फेमिलियर लिंक है, और ये लिंक हम लोग हमेशा कायम रखते हैं। इसलिए अफगानिस्तान के साथ हमें हमेशा अपने जिसको कहते हैं लिंक्स, अपनी रिलेशनशिप्स वहां के लोगों के साथ जरूर कायम रखते हैं। ये बहुत ही अहम है। लेकिन अगर देखा जाए नेशनल सिक्योरिटी दृष्टिकोण से, तो ये भी बात बिल्कुल जाहिर है कि अब जो सरकार है और जो लोग उसमें शामिल किए हैं, ये आसार नहीं देते कि अफगानिस्तान में जिसको कहते हैं चेंज हो गया है, या जिसको लोग कह रहे थे तालिबान 2.0 जो है वो बिल्कुल अलग किस्म की तालिबान है। ये तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ये लोग जो हैं, इनकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह तफ्तीश नहीं कर, ये तो मानना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, एंटी टेररिज्म की पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपने आप को सुदृढ़ता से देखना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक और बात रहेंगे, जियोपॉलिटिक्स। देखिए, अभी हम लोग बात ज्यादातर सब चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान के हस्तक्षेप चल रहा है, पाकिस्तान की एक किस्म की लोग कह रहे हैं जीत हो गई, उनके लोग लग गए वहां पर, ये वो। लेकिन साथ साथ ये भी नोट करिएगा कि चीन भी वहां पर किसी ना किसी तरीके से एक किस्म का पेट्रोनेज दे रहा है ये सारे चीज। इसलिए हमारे लिए जियोपॉलिटिक्स जो है उसको भी देखना है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो पिछले कुछ दिनों में वार्ताएं हुई, अमेरिका के साथ हुई, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ रूस के लिए के साथ हुई, ये भी मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली भी अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक किस्म का ग्लोबल सब रीजन में बिलोंग करते हैं, और हमारे लिए अफगानिस्तान में पीस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी। आपने मानव अधिकार के बात की, देखिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे लिए मानव अधिकार और खासकर विमेन्स राइट्स, अभी आपने न्यूज पढ़ी कि किस तरह सरकार मान गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि औरतों को आर्मी में भी लेना चाहिए। तो हमारे लिए तो ये चीजें जिसको कहते हैं बुनियाद है, हमारे लिए नॉर्मल है, और हम मानते हैं ये चीजें जरूर होनी चाहिए। इसलिए हम तो जरूर रहेंगे कि अफगानिस्तान के लोग, सभी लोग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोगों के लिए उनके हक मिले, और अफगान की डेवलपमेंट हो, तरक्की और आगे जाए वो देश। अब पुरी साहब, ये तस्वीर क्या बताती है जब एक तरफ तालिबान में जो अंतरिम सरकार बनी है उसमें संयुक्त राष्ट्र के नामित आतंकी हैं, अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकी हैं, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जब महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बर व्यवहार इस समय तालिबान कर रहा है, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जैसे देश, और खासकर संयुक्त राष्ट्र जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा नाम है, संरक्षक के तौर पर देखा जाता है, क्या उसकी खामोशी दिखाई देती है? प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और तमाम और मुल्क भी कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है। क्या ये वक्त उसके लिए भी आ गया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का सुधार ये तो बिल्कुल ही वाजिब है, ये बात तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हमें अगर इसको अफगानिस्तान से ना जोड़े, क्योंकि वो एक इंस्टेंट मसला है, एक इस समय का मसला है, और मैं मानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र जिसको कहते हैं चुप नहीं। कुछ ही दिन तक हम अध्यक्ष थे सिक्योरिटी काउंसिल के, और हमारी अध्यक्षता के अंतर्गत 2 बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई अफगानिस्तान में, एक 6 अगस्त को हुई, एक 16 अगस्त को हुई। उसके बाद एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट हुआ। तो मैं मानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र चुप ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी लगे हुए हैं वो लोग। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो महत्वपूर्ण मेंबर है, खासकर जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं जैसे भारत, हमारे पे भी दायित्व पड़ता है कि हम संयुक्त राष्ट्र के माध्यम के थ्रू, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल गेज, दुनिया की नजर अफगानिस्तान पे बिल्कुल कायम रखें। उससे होगा क्या, तालिबान की सरकार, चाहे उनको पाकिस्तान का मुहैया मिला, चाहे चीन का, जो भी, उनके ऊपर भी वैसा दबाव रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे, दुनिया आपको सिर्फ आतंकवाद के साथ ना जोड़े,
दुनिया आपको कहे कि आप लेजिटिमेट सरकार हैं तो आपको बदलना पड़ेगा। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र की बहुत जबरदस्त भूमिका है और हमारी अहम मेंबरशिप जो आज है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको यूज करना चाहिए। इंटरनेशनल गेज जिसको कहते हैं, अफगानिस्तान और उसकी सरकार के ऊपर तगड़ी और स्ट्रांग रखने। पुरी साहब, अफगानिस्तान में जो बदलाव हुए, जो नई सरकार बनी, पाकिस्तान की जो भूमिका अभी तक रही है, चाहे आईएसआई के चीफ वहां तक गए हैं, और उसके अलावा भी जितनी भूमिका पाकिस्तान की जो दिखाई दे रही है परोक्ष और अपरोक्ष रूप से, इसमें क्या अफगानिस्तान की नई सरकार भारत के लिए एक बड़ी चिंता और चुनौती है, या पाकिस्तान का अफगानिस्तान के जरिए भारत की तरफ किसी बड़ी साजिश को करना बड़ी चुनौती और बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं, एक बड़ी समस्या का इशारा है? देखिए, हमको तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने स्पॉन्सर किया और सपोर्ट किया टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने तालिबान, जब वो 1996 से 2001 तक उनकी सरकार थी, उसको भी यूज किया उसके। इसलिए दोनों का तुलना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान तो एक, जिसको कहते हैं, टेररिज्म का ग्लोबल गढ़ है। हमको हमेशा उनके साथ चिंता ही नहीं, उनका साथ हमारा बॉर्डर है, उनके साथ बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत। अफगानिस्तान में जो सरकार अभी तक जो नजर आ रहे, जैसे मैंने कहा, इसके आसार अच्छे नहीं। अगर ये सरकार इस किस्म के लोगों से कंप्राइज हुई तो चांसेस हैं कि वहां पर अपनी डोमेस्टिक आतंकवाद, उसको बढ़ोतरी, लेकिन साथ ही साथ जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसको ग्लोबल टेररिस्ट को भी पनप देने के लिए, हेवन देने के लिए अवेलेबल हो जाए। इसमें पाकिस्तान बहुत माहिर है, वो अपने टेररिस्ट वहां पर डालता है, उनको ट्रेन करता है, वहां से यूज करते हैं, अफगानिस्तान के टेररिस्ट बनाते हैं, साथ साथ ग्लोबल टेररिस्ट मिडिल ईस्ट वगैरह से जो आते हैं उनको भी पनप मिलती है, जगह मिलने की। इसलिए हमारे लिए ये मामला बहुत चिंतक है और रियली मैटर ऐसा है कि हमको इस पे सतर्कता के साथ और बहुत ही कूड़ी गंभीर तरीके से अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के क्या साथ हो रहे हैं, चीन क्या कर रहा है, और इंटरनेशनल गेज जो है वो अफगानिस्तान पे बिल्कुल स्ट्रांग बनाई रखनी है कि कम से कम तालिबान की सरकार तो समझे कि सिर्फ पाकिस्तान के इशारों पे नहीं नाच सकते। हमें अगर वहां रहना है और अपनी सरकार चलानी है तो ग्लोबल रिकग्निशन और लेजिटिमेसी की जरूरत। लेजिटिमेसी के बिना तो कोई भी सरकार नहीं चल रही। पिछली बार भी ये सिर्फ 5 साल लास्ट करे थे। मैं नहीं समझता कि उनके जो लोग हैं कम से कम थोड़ा सा तो होपफुली लेसन सीख गए होंगे, चाहे अभी तक कोई इसके आसार नहीं है और पाकिस्तान का हस्तक्षेप बिल्कुल ज्यादा और साफ स्पष्ट हमको नजर आ। जी हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार बन गई है और वो एक वैश्विक वैधता चाहते हैं। हालांकि इस पूरी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री अखुंद जो हैं वो अमेरिका के नामित आतंकी घोषित किए हुए हैं। हक्कानी नेटवर्क जो पूरा विश्व जानता है, एक आतंकी संगठन, उसके 3-4 लोग एक तरह से आतंकी कहे जाते हैं और वो उसमें मंत्री पद पर हैं। देखना ये होगा कि तमाम देश किस तरह से एक लेजिटिमेसी देते हैं और आने वाले समय में ये भारत के लिए भी किन किन मसलों को बड़ा बनाते हुए चुनौती लेकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। धन्यवाद। और अब बात ताजा खबर की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार प्रदेश के अंदर हिंसा पर नकेल कसने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसक घटनाओं पर पूरी तरह से आंखें मूंद ली हैं। मंगलवार देर रात पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर 3 क्रूड बम फेंके गए। हादसे के दौरान अर्जुन सिंह घर पर नहीं थे, लेकिन उनका पूरे परिवार और सुरक्षाकर्मी घर पर ही मौजूद थे। इस घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम धमाके हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था के लिहाज से चिंता की बात है। उम्मीद करता हूं कि बंगाल पुलिस की ओर से इस मामले में तत्काल एक्शन लिया जाएगा। उनकी सुरक्षा के मामले को पहले ही सीएम ममता बनर्जी के समक्ष उठाया जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। इस घटना के बाद बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंकने की घटना पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। राज्य में हिंसक घटनाओं के लिए दिलीप घोष ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
रूटीन प्रोग्राम यहाँ पर ये आम बात है, अर्जुन सिंह नेता को वो झुका नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो उनके व्यवसाय, परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं। ये तब से चला आ रहा है जब से वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, पर वह इनका डटकर सामना कर रहे हैं। जो लोग गुंडे और पुलिस के बल पर राजनीति कर रहे हैं, जनता उनको जवाब देगी। और इस पूरी खबर पर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव भट्टाचार्य। राजीव, आपने देखा कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता रहे और अब पार्टी के सांसद, विधायक, उनके घर पे खुलेआम हमला होना, क्या राज्य में कानून व्यवस्था पर ही सवाल है या फिर कानून व्यवस्था की आड़ में एक राजनीतिक रंजिश जो होती है वो सामने आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल रितु, जैसे कि आप जानते हैं, कल देर रात को या आज सुबह जैसे कि कह सकते हैं, वो गुंडों बदमाशों ने सांसद अर्जुन सिंह के घर के सामने एक के बाद एक 3 बम गिराए। सवाल ये उठता है कि अर्जुन सिंह की सुरक्षा के लिए वहां केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मौजूद, तो उनके उपस्थिति के बावजूद भी इस तरह की घटना कैसे घटा, ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर लाता है कानून व्यवस्था के सामने। और जैसे कि आप बात कर ट्वीट का, राज्यपाल की ट्वीट को अगर अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि राज्यपाल ने पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो पूरा काम है, उस पर एक आलोचना ही की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी काम सही तरीके से करना चाहिए। और उत्तर 24 परगना जिला, ये जगद्दल का जो है, वो जब से सांसद अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, तब से थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि डिस्टर्ब एरिया बन चुका है। बमबारी, ये सब इस तरह लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रहा है। और इस पर ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ स्थानीय जो पुलिस है उनको प्रकार के दबाव के ऊपर उठकर अपना काम करना चाहिए, तभी इलाके में शांति फिर से वापसी होगी, शांति। और एक चीज यहाँ कहना बहुत जरूरी है कि आम लोग जो हैं, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी निजी जिंदगी जीने के पूरा हक है। वो लोग डर गए हैं, उनको डराने का कोई हक किसी को नहीं है, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो। तो ये एक बहुत गंभीर सा बात हो गया है यहाँ पश्चिम बंगाल में, खास करके जो शहर के आसपास की जो जिला जो है, उत्तर 24 परगना जिला, यहाँ लगातार कई घटनाएं हो रहा है, आज भी हो रहा है। या सिर्फ यहाँ नहीं, दूसरी जगहों पर भी शहर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर विपक्ष के जो कार्यकर्ता है, नेता है, कर्मी है, सबको डराया जा रहा है। तो ये चीज जरूर जल्दी से जल्दी बंद होने की एक आवश्यकता है। जी रितु। राजीव, इस घटना के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों को एक तरह से टटोल रही है, तलाश रही है, अभी तक इस पूरी घटना में किन लोगों पर उंगलियां उठी हैं, क्या अपडेट है इस पर? जी हाँ, देखिए, पुलिस पहुंच गई है, वहां सुबह ही पहुंच गया था और फिर उसके बाद जांच चल रही है कहानी की, इस घटना की। और लेकिन अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी की खबर तो आया नहीं है। और लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि उनके विपक्ष के लोग ही इस तरह के काम किया होगा। तो और जब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होता है तब तक हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ज्यादा। लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि पुलिस की ओर से कोई स्टेटमेंट आता है या नहीं, उसके बाद ही पता चलेगा कि पुलिस किस तरफ इस जांच को ले जाना चाहती है। ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरे अपडेट के लिए, इस खबर पर। और बात 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर संगठन प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। पंजाब के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी, जबकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और सांसद विनोद चावड़ा को सह प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि सांसद लॉकेट चैटर्जी और पार्टी प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह सह प्रभारी होंगे। वहीं मणिपुर का चुनाव प्रभार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव देखेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल सह प्रभारी होंगे। गोवा का चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में साल 2022 के फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अभी इन 5 राज्यों में से 4 में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और इस खबर पर शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, प्रभारियों की एक कह सकते हैं बड़ी लिस्ट जारी की गई है। 5 राज्य अहम हैं, लेकिन लोगों की नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं। किस तरह की रणनीति दिखाई देती है प्रभारियों के नामों की घोषणा के साथ? देखिए ऋतु, उत्तर प्रदेश में देखें बीजेपी के चुनाव प्रभारियों का जो ऐलान किया गया है, अनुभवी नेताओं को इसमें जगह दी गई है, जिनको एक अनुभव रहा है चुनाव का। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी की चुनावी रणनीति तय करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे पहले तमाम राज्यों में वो प्रभार देख चुके हैं। उनकी नियुक्ति की गई और साथ ही साथ 7 सह प्रभारी बनाना दरअसल ये दिखाता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कितनी गंभीर है, जिसमें तमाम प्रमुख नेताओं को जगह दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सह प्रभारी बनाए गए हैं, सरोज पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। तो दरअसल बीजेपी का उत्तर प्रदेश बहुत फोकस है, ये आज के इस ऐलान से स्पष्ट हो गया है। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रभारियों की नियुक्ति होती है, सह प्रभारियों की नियुक्ति होती है, लेकिन क्षेत्रवार प्रभारियों की नियुक्ति चुनाव के लिए वो भी की गई है। बीजेपी संगठन के लिहाज से देखें तो 6 अलग अलग जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ब्रज, कानपुर, अवध, पूर्वांचल, वहां अलग अलग गोरखपुर रीजन है, काशी क्षेत्र है, अलग अलग प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। तो ये दिखाता है अपने आप में कि एक तरह से देखें तो नेताओं को जिम्मेदारी देना, 7 सह प्रभारियों की नियुक्ति करना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाना, उत्तर प्रदेश कितना फोकस में रहने वाला है बीजेपी की रणनीति में, ये अपने आप में ये आज जो सूची जारी हुई है प्रभारियों की और सह प्रभारियों की, इससे साबित होता है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें उत्तर प्रदेश की चुनाव तैयारियों में बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जब प्रभारी और चुनाव प्रभारी के साथ साथ क्षेत्रवार जो प्रभारी हैं, अवध हो या फिर गोरखपुर हो या ब्रज क्षेत्र हो, उनकी भी नियुक्ति आज कर दी गई है। ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर इतनी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 1 साल का सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि नवंबर में रिटायर हो रहे संजय मिश्रा को इसके आगे सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सेवा विस्तार का अधिकार है, लेकिन ऐसा बेहद जरूरी है, जरूरी मामलों में ही होना चाहिए। संजय मिश्रा का कार्यकाल 2018 में 2 साल तक तय किया गया था। नवंबर 2020 में रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले सरकार ने नियुक्ति आदेश में संशोधन कर उसे 3 साल तक के लिए यानी नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 78,47,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,875 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 39,144 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,91,256 है। उधर केरल में मंगलवार को कोविड के 25,772 मामले सामने आए। राज्य के 296 स्थानीय निकाय क्षेत्र में त्रिस्तरीय लॉकडाउन लागू है।
बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ सुधार हुआ है। कोसी और गंडक बैराज से पानी का बहाव भी कम हो गया है। हालांकि बिहार में बाढ़ से 13 जिलों के 66 प्रखंड और 1235 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ से राज्य की लगभग 15 लाख की जनसंख्या प्रभावित हुई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 राहत शिविर और 262 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं, जिनमें हर दिन लगभग 1.5 लाख लोगों को 2 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए 1700 से अधिक नावों और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की 29 टीमों को लगाया गया है। समस्तीपुर में नून नदी का कहर जारी है। प्रखंड के 4 पंचायतों के 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई है कि जिले में 4 लेन बनाने का काम रुक गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से आम जनजीवन ठप हो गया है। तो वहीं मिथिलांचल को विभिन्न प्रदेशों से जोड़ने वाली पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर बाढ़ के कारण बंद पड़ी ट्रेनें सेवा कल देर शाम चालू कर दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने बताया कि बागमती नदी पर बने रेल पुल संख्या 16 पर पानी के भारी दबाव के कारण पिछले 31 अगस्त से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद था। इस बीच बरौनी कटिहार रेलखंड पर मिट्टी धंस जाने के कारण डाउनलाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंस जाने के कारण ऐसा हुआ। इस वजह से डाउनलाइन पर रेल यातायात बाधित हो गया है। रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। रेल अधिकारियों के अनुसार ट्रैक की मरम्मत कराई जा रही है। मुंगेर में गंगा के जल स्तर में कमी आई है, लेकिन अभी तक लोगों को सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। बबुआ घाट के समीप जाफरनगर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उनकी पंचायत में अभी तक किसी को भी आपदा सहायता राशि नहीं मिली है। न तो उन्हें प्रशासन की तरफ से सूखा राशन ही मिला है और न ही यहां पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण अगले 1-2 दिनों तक बिहार में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ सकता है। और वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 11 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 20,000 के करीब है। वहीं राज्य शिविरों में आश्रय लेने वाले लोगों की संख्या भी घटती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो इस मौके पर शिखर सम्मेलन में उपस्थित राज्याध्यक्षों के सामने अपने अपने दायित्वों के तहत साल भर में किए कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु ब्रिक्स एट अंतर ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। अपनी अध्यक्षता में भारत ने 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंक विरोध, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। इन क्षेत्रों के अलावा उपस्थित राज्याध्यक्षों के सामने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव तथा मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान करेंगे। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने दूरदर्शन से खास बातचीत करते हुए बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत के सहयोग का आभार जताते हुए इसे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध बताया। First of all, I would like to register my thanks and regards, gratitude to the people of India for their historic help during our independence war and the pain they inflicted in 1971 by giving refuge to 10 million people. And it would never be possible for us to liberate our country
within 9 months period of time without the help of India. So relationship is bonded relationship. You cannot separate this relationship. Right. You had the same pain that we had during our independence. You had the same pain. So this year is the 50th anniversary of our independence and 50th anniversary of the relationship between India and Bangladesh. डॉक्टर हसन महमूद ने भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर कहा कि इसने दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे. Connectivity is very important for people-to-people contact and for the economic emancipation of the people of both countries, and for the economic development and to make real the dream of the people is very important connectivity. So that was stopped. That was not progressed much in the last few decades. But under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and Sri Narendra Modi, many projects have been taken, and there is Indian LOC also to complete these projects. And these are going on in full swing. Even in Corona scenario, these projects are going on. और आइए अब वक्त है मिड डे प्राइम में अर्थ जगत से जुड़ी खबरों का. और अजय मिश्र इन तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं. जी अजय, क्या खबरें आज? धन्यवाद. तो आपको बताएंगे आज हम कि दुनिया भर के निवेशकों को कहां एक तगड़ा झटका लगा है, लेकिन सबसे पहले शेयर बाजार के साथ शुरुआत करते हैं. गिरावट के साथ आज बाजार खुले. बीएसई का सेंसेक्स करीब 24 अंक की गिरावट के साथ 58,254 पर खुला. वहीं एनएसई का निफ्टी 13 अंक की गिरावट के साथ 17,348 पर खुला. और बैंक और मेटल्स में इस वक्त तेजी देखी जा रही है, जबकि आईटी और फार्मा में गिरावट देखी जा रही है. ऑटो सेक्टर में भी इस वक्त गिरावट है. ग्रासिम, बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा, यूपीएल, एचडीएफसी लाइफ कुछ शेयर्स हैं जहां पर बढ़त दर्ज की जा रही है, जबकि नेस्ले, डिवाइस लैब, एनटीपीसी, ओएनजीसी में गिरावट देखी जा रही है. तो थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है. इस वक्त अगर हम देखें तो बाजार कमोबेश सपाट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें जहां सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है वह टेलीकॉम स्टॉक्स, क्योंकि कैबिनेट से उम्मीद बहुत है टेलीकॉम सेक्टर को कि हो सकता है उन्हें कुछ राहत की खबर मिल जाए. करीब 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास फंसे हुए हैं इस पूरे सेक्टर के. उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ राहत दे सकती है सरकार. यही वजह है कि आज एयरटेल और वोडाफोन जैसे जो कंपनी हैं उनके शेयर्स बहुत ऊपर हैं, लेकिन कैबिनेट से क्या कुछ निकल करके आता है उसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. दूसरी खबर हमारी है बिटकॉइन से जुड़ी हुई. बिटकॉइन सहित दुनिया भर की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वहां पर गिरावट दर्ज की जा रही है. एक बिटकॉइन की कीमत आज $42,000 पर आ गई, यानी 17% टूटी. बाद में हालांकि ये करेंसी संभलती हुई नजर आई. इस बीच एल साल्वाडोर पहला देश बन गया है जहां पर बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया है. हालांकि 1 घंटे के भीतर ही वहां के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि वॉलेट में कुछ समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं. कॉइन गीको के मुताबिक बीते 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी की कीमत पूरी दुनिया में $300 बिलियन टूट चुकी है. ईथर, डॉग कॉइन और कार्नेडो की कीमत भी 11 से 15% टूटी है. तो ये बहुत ही अनसर्टेनिटी इस वक्त दिखाई दे रही है क्रिप्टो करेंसी में. लेकिन लीगल करेंसी का एक टेंडर मिलना, किसी एक देश में उसकी शुरुआत होना, ये शायद आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ी बेहतर खबर हो सकती है. कच्चे तेल की तरफ रुख करते हैं और इस वक्त अगर हम देखें तो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की शुरुआत हो चुकी है. ब्रेंट क्रूड 72.03 के स्तर पर 34 सेंट बढ़ा है, 0.5% बढ़ा है. WTI यानी अमेरिकी क्रूड की बात करें तो फ्यूचर्स में 43 सेंट्स यानी 0.6% की बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है. $68.78 प्रति बैरल का स्तर दिखाई दे रहा है. इसलिए क्योंकि जो लॉसेज हैं, मैक्सिको की खाड़ी में जो लॉसेज हैं और स्ट्रांग डिमांड दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी सी कमी आई है और इसी वजह से मांग बढ़ने से जो कीमतें हैं कच्चे तेल की वो बढ़ रही हैं. तो फिलहाल व्यापार प्राइम में आज फिलहाल यही अपडेट हमारे पास है. बाकी खबरों के लिए चलते हैं. शुक्रिया अजय तमाम खबरों के लिए. और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है.
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान ईडा के कहर से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राहत अभियान पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। जो बाइडेन ने मैनविले, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के क्वींस शहर का दौरा करने के दौरान अधिकारियों को बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्देश दिया। इससे पहले बाइडेन ने शुक्रवार को लुइजियाना का दौरा किया था, जहां सबसे पहले तूफान ईडा टकराया था। तूफान ईडा के कारण न्यू जर्सी में सबसे अधिक 27 लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया के बैंटन प्रांत में एक जेल में आग लग जाने से कम 40 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। जेल विभाग की प्रवक्ता ने बताया कि ब्लॉक में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए कैदियों को रखा गया था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दक्षिणी मेक्सिको में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान हुआ है। भूकंप सतह से करीब 12 किलोमीटर नीचे टकराया। भूकंप के झटकों को दूर तक महसूस किया गया। भूकंप के कारण बिजली की आपूर्ति ठप पड़ गई है। दक्षिणी मेक्सिको में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं मेक्सिको के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तटीय राज्यों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण करीब 17 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने मेक्सिको के मध्य और उत्तरी प्रशांत तट के लोगों को बाढ़ और भूस्खलन के खतरों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकों और सुरक्षा उपकरणों की जमाखोरी कर रहे अमीर देशों की आलोचना की है। WHO ने कहा है कि विकसित देश कोविड टीके, चिकित्सीय और अन्य उपकरणों की जमाखोरी कर रहे हैं और महामारी को और बढ़ा रहे हैं। वहीं कई अविकसित देश टीकाकरण की कम दर और बढ़ते संक्रमण के कारण संघर्ष कर रहे हैं। कोवैक्स गोविडेटा के मुताबिक 139 देशों को 230 मिलियन से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक भेजी गई हैं। हालांकि 2021 के अंत तक कम आय वाले देशों के लिए कोविड टीकों की 2 बिलियन खुराक सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। गौरतलब है कि WHO और टीके और टीकाकरण के लिए वैश्विक संगठन समर्थित अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स सुविधा के जरिए गरीब देशों को टीके भेजे जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। अगले महीने यूएई में होने वाले T20 विश्व कप के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति आज मुंबई में BCCI मुख्यालय में बैठक करेगी और इसमें कप्तान विराट कोहली, मैनचेस्टर और कोच रवि शास्त्री लंदन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। यूएई में स्पिन कंडीशन को देखते हुए चयन समिति की कोशिश टीम में एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखने की होगी। इस विश्व कप के लिए अधिकांश टीमें 15 सदस्यीय दल की घोषणा कर रही हैं, जबकि BCCI 18 या 20 सदस्यीय दल की घोषणा कर सकता है। ICC ने कोविड-19 महामारी के कारण दल में 23 की जगह 30 लोगों को रखने की मंजूरी दी है। इसमें टीम के सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं। किसी भी टीम में 30 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारत विश्व कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से खेलेगा। कनाडा की लेलाह एनी फर्नांडिस साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लेलाह ने यूक्रेन की एलिना वेस्तुलिना को 6-3, 3-6, 7-6 से पराजित किया। इससे पहले लेलाह ने US ओपन की डिफेंडिंग चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका और 2016 की चैंपियन एंजेलिक कर्बर को शिकस्त देकर खुद के कारवां को आगे बढ़ाया था। वहीं एक अन्य महिला क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलारूस की आयन सबालेंका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा को 6-1, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उधर पुरुष एकल वर्ग में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने लगातार तीसरी बार US ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेदवेदेव ने डच खिलाड़ी बॉटिकवेन डे जेटशेल्प को 6-3, 3-0, 4-6, 7-5 से हराकर स्वाद चखाया। इस बार की प्रतियोगिता में ये पहली बार रहा जब मेदवेदेव ने मैच के दौरान कोई गेम
हारे हों। मेदवेदेव इससे पहले पिछले साल डोमिनिक थीम के हाथों अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार गए थे। फुटबॉल विश्व कप का क्वालिफाइंग में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में जहां एक तरफ फ्रांस की टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा, वहीं पुर्तगाल की टीम भी अपना मुकाबला जीतकर ग्रुप में शीर्ष पर पहुंची। दौर जारी है जहां हर टीम अपने आप को दूसरी टीम से आगे निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में एंटोनी ग्रिजमैन के दोहरे गोल की बदौलत फ्रांस की टीम ने फिनलैंड को 2-0 से हराकर फुटबॉल विश्व कप 2022 के क्वालिफाइंग में दोबारा से जीत की राह पर वापसी की। गौरतलब है कि अपने पिछले 2 मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन को यूक्रेन और बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा था। फ्रांस की टीम ग्रुप डी में 6 गेम में 12 अंक के साथ शीर्ष पर मौजूद है। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल की टीम ने अजरबैजान को 3-0 से हराने में कामयाबी हासिल की। पुर्तगाल की ओर से बर्नार्डो सिल्वा, एड्रे सिल्वा और जोटा ने गोल किए। इस जीत के बाद पुर्तगाल की टीम ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। वहीं नीदरलैंड्स की टीम ने भी जीत हासिल की। नीदरलैंड्स ने तुर्की की टीम को 6-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स की जीत में मेम्फिस डिपे का योगदान बेहद अहम रहा, जिन्होंने मैच में 3 गोल दागे, जिसमें से 1 गोल पेनल्टी किक द्वारा आया। इस जीत के बाद नीदरलैंड्स की टीम ग्रुप जी में शीर्ष पर पहुंच गई है। डिपे ने अब तक इस साल क्लब और देश के लिए मिलाकर कुल 21 गोल किए हैं, जबकि 14 में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई है। उधर रूस की टीम भी माल्टा को 2-0 से हराकर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं क्रोएशिया की टीम ने स्लोवेनिया को 3-0 से हराकर मजबूती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया। क्रोएशिया के लिए लिवाजा ने 33वें मिनट में, जबकि पैसलिच ने 66वें और व्लासिच ने आखिरी मिनटों में गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के बाद क्रोएशिया की टीम ग्रुप एच में शीर्ष पर पहुंच गई है और टीम के 6 मैचों में 13 अंक हो गए हैं। वहीं इसी ग्रुप में रूस दूसरे, जबकि स्लोवाकिया तीसरे स्थान पर मौजूद है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि साक्षरता ही शिक्षा की कुंजी है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आग्रह करता हूं कि किसी एक भारतीय भाषा के अक्षरों और अंकों को सीखना प्रारंभ करें। कुछ सरल शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखें। इस अवसर को सार्थक बनाएं। महान संगीतज्ञ भूपेन हजारिका की आज जयंती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत रत्न से सम्मानित लोहित के कवि डॉक्टर भूपेन हजारिका की जयंती पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, गायक, संगीतज्ञ के अमर कृतित्व को सादर प्रणाम। आपके संगीत में ब्रह्मपुत्र की लहरों जैसी लय है। गीतों में प्रेम, सौहार्द और न्याय के आदर्श हैं जो सदैव प्रासंगिक हैं। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं सुरीली आवाज से हर किसी का मन मोह लेने वाली मशहूर गायिका आशा भोसले के सदाबहार नगमों के साथ, जिनका आज जन्मदिन है। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरे। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। कोरोना से बचाव के उपाय।
आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें।